प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित डेरा इस्माइल खान में एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में 2 जवानों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने मंगलवार 16 जुलाई को इसकी जानकारी दी है। 2 दिनों में पाकिस्तान के अंदर ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इसके पहले सोमवार को सेना के कैंप पर हमले में 8 जवान मारे गए थे। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी सेना के हवाले से बताया है कि स्वास्थ्य केंद्र पर हमले में जिन 5 नागरिकों की मौत हुई है, ये स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी थे। इनमें 2 महिला स्वास्थ्यकर्मी और एक चौकीदार के अलावा 2 नाबालिग शामिल थे। 3 आतंकवादी भी मारे गए हैं। ISPR ने घटना के बाद एक बयान में कहा कि 15 और 16 जुलाई की रात को आतंकवादियों ने डेरा इस्माइल खान जिले के कीरी सामोजई स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर कायरतापूर्ण हमला किया और RSG के कर्मचारियों पर अंधाधुंध गोलाबारी की। बयान में आगे कहा गया कि स्वास्थ्य केंद्र में सफाई अभियान के लिए आसपास के सुरक्षा बलों को तुरंत तैनात किया गया। इसके बाद हुए मुकाबले में सैनिकों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान सुरक्षा बलों के 2 जवान भी मारे गए। सेना की मीडिया विंग ने कहा कि इलाके में किसी भी आतंकवादी को खत्म करने के लिए इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। 24 घंटे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में यह दूसरा बड़ा आतंकवादी हमला है। 15 जुलाई की सुबह बन्नू छावनी में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश करते हुए विस्फोटकों से लदे वाहन को दीवार में घुसा दिया था। आतंकवादी हमले में दीवार और आसपास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 8 जवान मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि जवानों ने बन्नू छावनी में घुसपैठ को नाकाम करते हुए सभी 10 आतंकियों को मार गिराया। ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब पाकिस्तान ने काबुल की तालिबान सरकार से अफगानिस्तान की ज़मीन से चलने वाले आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की अपील की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर सैन्य अभियान चलाने की बात कही है। ये हम फिलिस्तीन के बारे में बात करें। भारत ने जंग से जूझ रहे फिलिस्तीन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। भारत ने साल 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को $25 लाख की पहली किस्त जारी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए $50 लाख के योगदान की घोषणा की है। इसमें फिलिस्तीन शरणार्थी को दी जाने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत और सामाजिक सेवा शामिल है। भारतीय मिशन ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में फिलिस्तीन शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के माध्यम से 2023-24 तक $3.5 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने बयान में रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और वर्क्स एजेंसी के लिए लगभग $25 लाख की पहली किस्त जारी की, जो कि पास पूर्व UNRWA में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए है। इसके भाग के रूप में वर्ष 2024-25 के लिए $5 लाख का वार्षिक योगदान भी है। बता दें कि UNRWA संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से स्वैच्छिक योगदान द्वारा लगभग पूरी तरह से वित्त पोषित है। UNRWA जिसने 1950 से पंजीकृत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत और कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। गाजा में इसराइल हमास युद्ध के बीच में अपने कामकाज को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है। बता दें कि हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित UNRWA के सम्मेलन में भारत ने घोषणा की थी कि वित्तीय सहायता के अलावा वह एजेंसी के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए दवाएं भी उपलब्ध कराएगा। ये अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पॉलिटिक्स जो है बहुत ही बड़ा अखाड़ा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में BJP अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य और नड्डा के बीच उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। इससे पहले डिप्टी CM केशव मौर्य मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि जल्दी वह JP नड्डा से मुलाकात करेंगे। केशव मौर्य और नड्डा की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की चर्चा है। हाल ही में बैठक में केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की कलह खुलकर सामने आ गई थी। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वो BJP नेताओं से मिलकर हार की समीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में BJP का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। BJP को यूपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत मिली है। दरअसल 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश में BJP की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में हुई हार के कारणों पर चर्चा हुई। लखनऊ में आयोजित BJP कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही 2024 के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन 2027 में BJP फिर से अपने सामर्थ्य को जोड़कर विपक्षी दलों को पराजित करेगी। उन्होंने कहा BJP के कार्यकर्ता हमेशा सबसे ऊपर हैं, वो सरकार से भी बड़े हैं, बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था और बड़ा ही रहेगा। BJP का कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ जितने भी साथी लोग बैठे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हमारा हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है।
उन्होंने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले कार्यकर्ता हूँ। जो भी किसी जिम्मेदारी पर बैठे, चाहे वो डिप्टी सीएम के नाते या मंत्री के नाते, विधायक या सांसद के नाते, सभी पहले कार्यकर्ता का मान सम्मान करें। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी किया है। उन्होंने हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपेक्षित सफलता न मिलने की वजहों पर प्रकाश डालते हुए कहा है, जब हम आत्मविश्वास में होते हैं तो हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्रदेश में लोकसभा के 80 सीटों में भाजपा को इस बार सिर्फ 33 सीट पर जीत मिली, जबकि विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 37 और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों नेताओं के बीच तल्ख रिश्तों की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर की बगावत खुलकर सामने आ गई है। हाल में कई बीजेपी नेताओं ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 2022 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। यह एक ऐसा मौका था जब कई 37 साल बाद किसी पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी थी। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। आइए अब हम बात करते हैं आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर के बारे में। परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने अगस्त 2022 में पुणे जिले के पिंपरी के एक अस्पताल से आंशिक लोकोमोटर दिव्यांगता, चलने फिरने संबंधी विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। वर्तमान में वाशिम जिले में तैनात 2023 बैच की अधिकारी खेड़कर 34 साल की संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में चुने जाने के लिए कपटपूर्ण तरीके का इस्तेमाल करने के आरोपों का सामना कर रही हैं। उन्हें खुद को कथित तौर पर शारीरिक रूप से दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय का बताया था। खेड़कर पर पुणे में तैनाती के दौरान विशेषाधिकारियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। वहीं खेड़कर ने दावा किया कि उनकी छवि खराब की जा रही है। इससे पहले दिन में पुलिस ने कहा कि वह खेड़कर द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच करेगी। खेड़कर ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को कई मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, जिनमें से एक दृष्टि संबंधी दिव्यांगता को दर्शाता है। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने खेड़कर द्वारा पेश प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में पुणे पुलिस और जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय से एक पत्र मिला है। उन्होंने हमें पूजा खेड़कर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए कहा है। हम इन प्रमाण पत्रों के बारे में तथ्यों की जांच करेंगे। उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया गया, किस डॉक्टर या अस्पताल ने उन्हें प्रमाणित किया है। यह भी सामने आया कि विवादास्पद आईएएस अधिकारी ने 2007 में एक निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इस बीच पिंपरी स्थित सरकारी यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल के डीन डॉक्टर राजेंद्र बावले ने कहा कि उन्होंने खेड़कर 2022 में अपने बाएं घुटने के जोड़ संबंधी दिव्यांगता प्रमाणीकरण के लिए आवेदन किया था। वह चिकित्सा जांच के लिए यहाँ आई थी। कई विभागों द्वारा उनका परीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा यह पाया गया कि खेड़कर में 7% लोकोमोटर दिव्यांगता है। 24 अगस्त 2022 को जारी प्रमाण पत्र में कहा गया कि खेड़कर के घुटने में 7% दिव्यांगता है। खेड़कर ने इससे पहले 2018 और 21 में अहमदनगर जिला सिविल अस्पताल द्वारा प्रदान किए गए 2 प्रमाण पत्र यूपीएससी को प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अगस्त 2022 में पुणे के औद्ध सरकारी अस्पताल से दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन मेडिकल परीक्षण के बाद उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। वाशिम में पत्रकारों से बात करते हुए खेड़कर ने दावा किया कि उनके बारे में हर दिन फर्जी खबरें प्रसारित की जा रही हैं। उन्होंने कहा गलत सूचना फैलाई जा रही है और मुझे बहुत बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। मैं मीडिया से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह जिम्मेदारी से पेश आएँ और गलत सूचना न फैलाएं। अब यह सामने आ रहा है कि जांच होने तक उनकी आईएएस की ट्रेनिंग पर रोक लग गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।